को आपको पता चलेगा, ऐसा मेरा विचार है। जी, आखिरी टिप्पणी सुजाता जी से। एक अभी समाचार आ रहे हैं कि हिमाचल में एक्चुअली सिर्फ 4 सीटें वो ही नहीं है, बल्कि वहां पे 6 वो विधानसभा के चुनाव भी हैं जो जिन्हें कांग्रेस वालों ने कहा था कि उन्होंने गद्दारी की और वो बीजेपी के साथ मिल गए सरकार को गिराने के लिए। उन 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं और हमारे हिमाचल के विश्लेषक बताते हैं कि दे आर ऑन द बैक फुट, क्योंकि उनको लोग, हिमाचल में कोई गद्दारी करता नहीं इस किस्म की, एक्चुअली वहां प्रथा नहीं है, तो उन्होंने गद्दारी की तो उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। और वहां पे दो और, वहां पर क्या कहते हैं, लाहौल स्पीति के अंदर 2 और बड़े नेता थे इनके, जिसमें एक पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर रामलाल मारकंडा और ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं राकेश चौधरी। अब इन दोनों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। क्यों? डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी रवि ठाकुर के खिलाफ, ये वही जो मतलब कांग्रेस छोड़ के गए थे, लाहौल स्पीति से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। दूसरा, राकेश चौधरी ने बीजेपी के आधिकारिक प्रत्याशी सुधीर शर्मा का खिलाफ धर्मशाला से पर्चा भरा है। दोनों को निकाल दिया गया है, यानी कि बीजेपी के अंदर जो बगावत है इस समय वो काफी बड़े लेवल पे है। इन दोनों को टिकट चाहिए था, नहीं दिया, तो ये दोनों निर्दलीय खड़े हो गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के उन 2 प्रत्याशियों को जो पहले कांग्रेसी थे, ये उनका और डैमेज करने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के अंदर भी सुगबुगाहट काफी ज्यादा है, कम नहीं है। तो हिमाचल में तो खास तौर से मुझे लगता है कि शायद ये 6 सीटें भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उस गद्दारी के टैग की वजह से गवा दे। और बीजेपी के लोग इसलिए दुखी थे कि हमको टिकट क्यों नहीं दिया, अल्टीमेटली हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेसी उधर से इधर जंप करके आए, उनको सबको टिकट दे दिया आपने। ये दिक्कत थी सुजाता जी। आप जब हिमाचल की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको एक और चीज जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्योंकि इन लोगों को लाया गया था ऋषिकेश के किसी रिजॉर्ट में रखा गया था, गगरेट से जो चैतन्य शर्मा है उनके पिताजी उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और उनके ऊपर बेहद संगीन आरोप लगे भ्रष्टाचार के। और ये कहा जाता था कि सरकार वो चला रहे हो, कांग्रेस के टाइम हो, बीजेपी के टाइम पे, वो बहुत पावरफुल रहे। और उन्होंने ही जब उनके अपने बेटे को आगे बढ़ाया और टिकट बेटे को मिला और उन्होंने जब ये पूरा का पूरा कांड किया तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं राकेश शर्मा का भी इसमें पीछे हाथ है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो वहां की पॉपुलेशन जो है उसको पोलराइज कभी भाजपा नहीं कर पाई है और कभी इस तरह के जो कुकृत्य है कि ये सरकार गिरा देंगे, ये खरीद फरोख्त कर लेंगे, ये सब होता नहीं। आपको याद होगा पिछले चुनावों में मोदी जी ने फोन करके अपने एक बागी कैंडिडेट को कहने की कोशिश करी थी कि भाई आप चुनाव मत लड़िए। उन्होंने वो सार्वजनिक कर दी वो पूरी की पूरी वार्ता और कितना मजाक उड़ा था तब भी मोदी जी का। क्योंकि देखिए मेरा ये हमेशा से मानना रहा था कि जनता सामने आए, जो जनता नहीं आ रही, और उनको डराने का काम और साथ में जो एक दुष्प्रचार का काम भाजपा कर रही है उसके कारण से। और दूसरा था कि जब तक ये अंदर से इम्प्लोड नहीं करेंगे, फटेंगे नहीं, तो ये दोनों ही चीजें हो रही है। क्योंकि मोदी जी केवल अपने बारे में सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना जो आदमी कांग्रेस 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 करते हुए आया मगर मुक्त शब्द का इस्तेमाल किया, भाजपा को कांग्रेस युक्त बनाकर जिनको भ्रष्टाचारी कहा उनको अपनी पार्टी में लेके आए और आज भी केवल कांग्रेस 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 कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कभी नहीं हुआ है कि आप खरीद फरोख्त करेंगे और लोग आपको माफ कर देंगे, क्योंकि वहां के लोग जो है वो इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते। पहाड़ के लोग हमेशा सीधे होते हैं तो दे डोंट एक्सपेक्ट कि इस तरह का कोई काम हो। तो मुझे लगता है कि वहां पर सजा भाजपा को जरूर मिलेगी। और अंदर से जो इस वक्त भाजपा के साथ हो रहा है, आप योगी आदित्यनाथ की बात मैं कहना भूल गई थी कि बृजभूषण शरण सिंह को इतना संरक्षण इसीलिए प्राप्त है क्योंकि ईस्टर्न यूपी में जो योगी आदित्यनाथ या यूं कह दूं मैं कि उनके मठ का जो प्रभाव है उसके खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिनके बेटे कैसरगंज से लड़ रहे हैं और गोंडा कैसरगंज या सब जगह उनका बड़ा प्रभाव है, वहां पर आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह को भी मोदी जी इसीलिए खड़ा करके रखना चाहते हैं क्योंकि ही इज द ऑल्टरनेट ठाकुर फेस अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ जी। तो वो वहां की जनता भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है और इसी कारण से हम आज वो देख रहे हैं जो वहां पर जनता खिलाफ आ रही है और योगी आदित्यनाथ जी उस तरीके से प्रचार नहीं कर रहे हैं। जी
जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, ये थी हमारी आज की पेशकश। सर और आपको एक बयान याद कराता हूं मोदी जी का, जिसमें उन्होंने किसी पार्टी के लिए कहा है कि 4 तारीख के बाद इसमें कांग्रेस कांग्रेस का इसमें विलय हो जाएगा। तो कहा तो आप कांग्रेस खत्म करने की बात कर रहे थे और कहा आप कांग्रेस के परिवार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये गंगा कैसे बह रही है, ये समझ से बाहर। जी वो कई बार एक और चीज संतुलन बोरा जी, गवा देता है ना बोरा जी। बोरा जी, कल उनके इंटरव्यू में वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, अगर आप पता नहीं आपने सुना या नहीं, गजब ही था भाई। कह रहे हैं कि मतलब मैं पिछले 5 साल से 2047 के लिए काम कर रहा हूं। मतलब पिछले 5 साल के लिए काम नहीं किया, ये भी मान लिया उन्होंने। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो गजब का था। और हर चीज पे अगर आपने अगर नोटिस किया हो उन पत्रकारों को, तो एक सुधीर चौधरी को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकियों के चेहरे के हाव भाव देखिए, वो भले ही हंस रहे थे मगर ये दिख रहा था कि वो सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। एक और चीज उन्होंने कही जो मतलब जो समझ के परे है। उन्होंने कहा राहुल गांधी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, और कारण भी दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी करूंगा। प्रधानमंत्री रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाया जाता है या काम करने के लिए बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि मोदी जी क्या मनमोहन सिंह जी को इसलिए हटाने के लिए आए थे कि वो नेहरू जी की बराबरी ना कर ले, या हम चाह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर से आए कि मतलब नेहरू जी की बराबरी हो जाए? मतलब क्या बेसिर पैर की बेतर्क की बातें हो रही है। ये मैं बताना चाहती थी आपको। जी बिल्कुल। बहुत सारे, वैसे नेहरू जी 17 साल तक प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत सारे दर्शकों को ये नहीं पता कि ये 17 साल की जो सरकार थी ना, ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी। जो पहली सरकार थी 1947 से 1952 तक की सरकार थी, बेसिकली वो सरकार नेशनल गवर्नमेंट थी, मैं आपको पहले बता दूं। और उसके अंदर सभी किस्म के लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, अंबेडकर भी थे, सभी वर्गों के लोग शामिल किए गए थे उसमें। आदिवासी लोग भी थे, एससी लोग भी थे, सब लोग आए थे उसके अंदर। तो वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये शायद भारत के लोगों को पता नहीं है। जो पहली सरकार जो कांग्रेस की आई है भारत में 1952 का, जब पहला आम चुनाव होता है, जब कांग्रेस अपने वोट पर जीतती है, तब वो पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस की पहली सरकार होती है। तो पहला जो नेहरू जी का जो 5 साल का जो उनका नेतृत्व है वो नेशनल गवर्नमेंट का है। और ये भी लोगों को सुन के हैरानी होगी कि वहां पर जब पहले राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, वो भी कुछ ऐसी प्रक्रिया से आते हैं कि वो भी एक किस्म से एक नेशनल गवर्नमेंट के राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। और वहां पर कोई चुनाव उनाव नहीं होता और ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये लोगों की इतिहास बोध होना चाहिए। तो नेहरू जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 12 साल थे, और नेहरू जी नेशनल गवर्नमेंट के तौर पर 5 साल प्रधानमंत्री थे। टोटल उनका कार्यकाल 17 साल का था। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये जो फाइनल जो अंदर की चीजें हैं ये पता नहीं है, तो उनको बताना जरूरी है। शुक्रिया दर्शक मित्रों। खड़गे साहब ने भी एक बयान दिया था पूना के बारे में, जहां अंबेडकर को जोड़कर उन्होंने एक बात कही थी। तो जो इतिहास नहीं जानते या जो उम्र दराज नहीं है, जो यंग बच्चे हैं, असल में भारत की ना तो उनको प्रकृति पता है, ना भारत की संस्कृति पता है। उनको पता है सिर्फ मोदी जी की नफरत, क्योंकि उनकी विचारों की उम्र ही 20, 25, 30, 35 साल की है। तो खड़गे साहब जो बोलते हैं, मुझे लगता है उस बात को भी अगर हम ध्यान से सुने तो इतिहास के बहुत सारे ऐसे पन्ने जो नहीं पलटे गए वो सुनने देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं ये भी बता दूं जाते जाते कि भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे, वो भी मैं आपको बता दूं, अगर लोगों को नहीं पता, वो किसी दल से संबंधित नहीं थे, तो इंडिपेंडेंट के तौर पर उनको सब दलों का समर्थन प्राप्त था। तो लोग पढ़ेंगे इतिहास तो उनको पता लगेगा कि कितनी शानदार हमारी विरासत रही है, कितनी अच्छी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग रही है आपस में, और कैसे उस पहली सरकार के अंदर जो ईमानदारी से काम हुए हैं, उन्होंने भारत को खड़ा किया पहले 5 सालों में। अब क्या कहा जाए, फिलहाल तो भारत उसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर खड़ा है जो पहले 17 साल में आए थे, सारे के सारे जो नेहरू जी ने खड़े कर दिए थे। तो सलाम है उनको हमारी ओर से। तो शुक्रिया आप सबका। सुजाता जी, अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।